हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेस आईएएस। आज का जो हमारा टॉपिक है वह मैंग्रोव फॉरेस्ट है। यह टॉपिक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट से मैंने लिया है। यह टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज इस वीडियो में मैंग्रोव फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी करंट हमारे अपडेट हैं, जो भी स्टैटिक अपडेट है, वो सब इसमें कवर करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा मैंग्रोव फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है कि उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, और इसके अलावा मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट के टाइप्स क्या क्या हैं, इसके अलावा एनवायरनमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि इसका मतलब क्या क्या होता है। तो और इसके अलावा मैंग्रोव फॉरेस्ट से रिलेटेड जो इंडिया के लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर जो भी कदम उठाए गए हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट से रिलेटेड, वह सब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में जानने से पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में बताएंगे कि ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो टर्मिनोलॉजी सीखेंगे वो सीखेंगे कि पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है। कौन सी टर्मिनोलॉजी? पॉपुलेशन। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है। तो पॉपुलेशन एक तरफ है और एक तरफ दूसरी टर्मिनोलॉजी मैं लिख रहा हूं कम्युनिटी। ठीक है, ये दो टर्मिनोलॉजी सबसे पहले सीखेंगे। पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जब एक ही स्पीशीज का ग्रुप हो, जब जो ग्रुप है वो एक ही स्पीशीज का जब ग्रुप होता है, एक ही स्पीशीज का जब कोई ग्रुप होता है तो उसको पॉपुलेशन कहते हैं। और कम्युनिटी उसको कहते हैं जब अलग अलग स्पीशीज, जब डिफरेंट स्पीशीज का कोई ग्रुप होता है तो उसको कम्युनिटी कहते हैं। तो आपको पॉपुलेशन और कम्युनिटी वर्ड क्लियर हो गया। पॉपुलेशन उसको कहते हैं जब एक ही स्पीशीज का ग्रुप होता है, और कम्युनिटी उसको कहते हैं जब डिफरेंट स्पीशीज का कोई ग्रुप होता है तो उसको कम्युनिटी कहते हैं। और यही कम्युनिटी जब इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है, यही कम्युनिटी जब इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है तो हम कहते हैं इकोसिस्टम कहते हैं। तो हमने क्या जान लिया? पॉपुलेशन जान लिया किसे कहते हैं, कम्युनिटी किसे कहते हैं, और इकोसिस्टम किसे कहते हैं। ये तीन टर्मिनोलॉजी हमने सीख लिया कि पॉपुलेशन उसे कहते हैं जब एक ही स्पीशीज का ग्रुप होता है, कम्युनिटी उसे कहते हैं कि जब डिफरेंट स्पीशीज का कोई ग्रुप होता है तो उसे कम्युनिटी कहते हैं। और यही कम्युनिटी जब इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है तो उसे इकोसिस्टम कहते हैं। और इसी इकोसिस्टम की स्टडी क्या कहलाती है? इसी इकोसिस्टम की स्टडी क्या कहलाती है? इसी इकोसिस्टम की स्टडी इकोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? इकोलॉजी। इसी इकोसिस्टम की स्टडी इकोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो हमने चार वर्ड सीख लिए। पॉपुलेशन क्या होता है, कम्युनिटी क्या होती है, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होती है। इन चार वर्ड को सीखने के बाद अब हम लोग सीखेंगे कि इकोटोन क्या होता है, इकोटोन क्या होता है। इकोटोन को हिंदी में संक्रमिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये जो डॉटेड लाइन बनी हुई है इनको क्या कहते हैं? संक्रमिका कहते हैं। अब संक्रमिका क्या होता है या इकोटोन क्या होता है? जब दो इकोसिस्टम, देखो इधर एक इकोसिस्टम है लैंड इकोसिस्टम और इधर एक इकोसिस्टम है एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो जब दो इकोसिस्टम जहां पर मिलते हैं, जब दो इकोसिस्टम जहां पर मिलते हैं तो उस एरिया को इकोटोन कहते हैं, संक्रमिका कहते हैं। हिंदी में संक्रमिका कहते हैं, इंग्लिश में इकोटोन कहते हैं। और यह मार्शलैंड की तरह होता है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज जो नोट डाउन करने वाली है, यहाँ पर हमको एज इफेक्ट दिखता है। क्या दिखता है? एज इफेक्ट। एज इफेक्ट दिखता है। एज इफेक्ट मतलब क्या होता है? एज इफेक्ट को हिंदी में कहते हैं कोर प्रभाव। हिंदी में क्या कहते हैं एज इफेक्ट को? कोर प्रभाव। तो एज इफेक्ट का साधारण मतलब ये होता है कि
इस वाली लोकेशन में, जो ये वाली लोकेशन है, ये जो इकोटोन वाली लोकेशन है, यहाँ पर जो स्पीशीज होंगी, यहाँ पर जो स्पीशीज होंगी उनकी संख्या इस वाले इकोसिस्टम से और इस वाले इकोसिस्टम की संख्या से अधिक देखने को मिलती हैं। इसीलिए इसको एज इफेक्ट कहा जाता है, कोर प्रभाव कहा जाता है, एज इफेक्ट कहा जाता है। तो ये इकोटोन वाले एरिया में एज इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। या एज इफेक्ट वाला जो टर्म है बहुत बार बर्ड्स के लिए इंप्लीमेंट होता है, कि मतलब यहाँ पर जो बर्ड्स की पॉपुलेशन है वो ज्यादा संख्या में हमें देखने को मिलती है। तो इकोसिस्टम, यहाँ पर दो इकोसिस्टम मिल रहे हैं, तो जहां पर दो इकोसिस्टम का मीटिंग पॉइंट होता है उसे इकोटोन कहते हैं, और इसी इकोटोन में हमको एज इफेक्ट देखने को मिलता है, हिंदी में कोर प्रभाव देखने को मिलता है। और जब दो इकोसिस्टम जहां पर मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? संक्रमिका कहते हैं, संक्रमिका कहते हैं। तो अभी तक हमने क्या देख लिया? पॉपुलेशन क्या होता है, कम्युनिटी क्या होती है, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होती है, इकोटोन क्या होता है, और इसके अलावा एज इफेक्ट क्या होता है। ये सारे हमने टर्मिनोलॉजी सीख लिया है। अब इसके बाद अब यहाँ पर इस वाले इमेज में आप प्रॉपर देख सकते हो कि ये जो है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा कौन सा इकोसिस्टम है? लैंड इकोसिस्टम है, मतलब लैंड वाला इकोसिस्टम। ये हमारा लैंड वाला इकोसिस्टम हो गया। और यहाँ से ये जो इतना इधर ये जो आया, ये कौन सा इकोसिस्टम है? ये हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ये हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये वाली लाइन है और यहाँ तक ये लाइन है, इस लाइन में क्या हो रहा है? दो इकोसिस्टम का इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है, दो इकोसिस्टम का इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये कौन सा एरिया? इकोटोन वाला एरिया है। और इससे क्या कहते हैं? लिटोरल जोन कहते हैं, लिटोरल जोन कहते हैं। लिटोरल जोन किसे कहते हैं? जहां तक दो इकोसिस्टम की जो मीटिंग पॉइंट में जहां तक वनस्पतियां रहती हैं, दो इकोसिस्टम के मीटिंग पॉइंट की जहां पर वनस्पतियां रहती हैं, तो उसे लिटोरल जोन कहते हैं। उसे कौन सा जोन कहते हैं? लिटोरल जोन कहते हैं। देखो, अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? इंग्लिश में लिखा टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हो गए। फिर उसके बाद इमर्ज्ड प्लांट्स आते हैं जो हल्के पानी में डूबे होते हैं। फिर उसके बाद फ्लोटिंग प्लांट्स आते हैं जो तैर ही रहे होते हैं। और उसके बाद सबमर्ज्ड प्लांट्स आते हैं जो मतलब एकदम डूब ही गए होते हैं। तो ये क्रम होता है प्लांट्स का। यहाँ पर एक होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, फिर उसके बाद इमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं, फिर उसके बाद फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, फिर उसके बाद सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं। तो इस तरीके से ये प्लांट्स का क्रम हमें देखने को मिलता है। और यह जो जोन होता है जहां पर दो इकोसिस्टम के मिलने पर और इनकी वनस्पतियां जहां तक जाती हैं, वो वाला जो जोन कहलाता है वो लिटोरल जोन कहलाता है। कौन सा? लिटोरल जोन। और यहाँ पर हमको इकोटोन देखने को मिलता है, संक्रमिका देखने को मिलती है। ठीक है, लिटोरल जोन समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं लिम्नेटिक जोन क्या होता है। लिम्नेटिक जोन के ब्रैकेट में लिखा ओपन वाटर। अब इस पर गौर करिए, लिम्नेटिक जोन के ब्रैकेट में क्या लिखा है? ओपन वाटर। तो अब इसका मतलब हुआ लिटोरल जोन में क्या है कि मतलब यहाँ पे वनस्पतियां और ये सब देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे खुला वाटर है, इसमें कोई वनस्पति या कुछ इस तरीके का नहीं है। देखिए ये मोटी लाइन खींची हुई है, ये मोटी लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। तो ये मोटी लाइन इस बात को इंडिकेट कर रही है कि यहाँ से ये जो लिम्नेटिक जोन है इसमें वनस्पतियां नहीं है, इसमें वनस्पतियों की प्रेजेंस ना के बराबर है। जबकि लिटोरल जोन में हमको वनस्पतियां देखने को मिल रही हैं, प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं। जबकि लिम्नेटिक जोन में प्लांट्स नहीं है, केवल ओपन वाटर है, केवल पानी है, खुले आसमान के नीचे सिर्फ पानी ही है। तो ये होता है लिम्नेटिक जोन। और लिटोरल जोन में खुले आसमान के नीचे प्लांट्स देखने को मिलते हैं। और वो प्लांट्स किस रूप में होते हैं? इमर्ज्ड प्लांट्स के रूप में, फ्लोटिंग प्लांट्स के रूप में और सबमर्ज्ड प्लांट्स के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद एक यहाँ पे और स्लाइड पे आप देख सकते हो विजिबल है, बेंथिक जोन लिखा है। अब ये बेंथिक जोन क्या होता है? बेंथिक जोन होता है एकदम सबसे नीचे
नीचे का जो ये एरिया होता है, जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इस वाले जैसे कुछ जो जलीय जंतु वगैरह होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, वो इस वाले एरिया में रहना पसंद करते हैं। तो इसे बोलते हैं बेंथिक जोन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बेंथिक जोन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक चीज लिखी हुई है, ये क्या कौन सी चीज है? ये है इओफोटिक जोन। ये कौन सा जोन है? इओफोटिक जोन। एक्चुअली अब सन की लाइट के बेसिस पर भी कुछ जोन को डिवाइड किया गया है। इओफोटिक जोन एंड फोटिक जोन, दो जोन होते हैं, एक होता है फोटिक जोन और एक होता है इओफोटिक जोन। तो फोटिक जोन और इओफोटिक जोन में क्या अंतर होता है? फोटिक जोन एंड इओफोटिक जोन में बस इतना ही अंतर होता है कि फोटिक जोन में सन की लाइट पहुंचती है। ऐसा जोन जहां तक सन की लाइट पहुंचती है फोटिक जोन कहलाता है, और ऐसा जोन जहां पर सन की लाइट नहीं पहुंचती है इओफोटिक जोन कहलाता है। क्या कहलाता है? इओफोटिक जोन। तो यहां पर मैंने इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी टर्मिनोलॉजी देख लिया है, और एक बार हम आपको चाहेंगे कि एक बार फिर से रिवाइज करा दिया जाए, जिससे आपके दिमाग में रहे कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने सबसे पहले क्या देखा? हमने सबसे पहले पॉपुलेशन देख लिया कि पॉपुलेशन क्या होता है, फिर उसके बाद कम्युनिटी देख ली कि कम्युनिटी क्या होता है, फिर उसके बाद हमने देख लिया कि इकोसिस्टम क्या होता है, फिर उसके बाद हमने इकोलॉजी देख लिया क्या होता है, इकोलॉजी देख लिया क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देख लिया कि इकोटोन क्या होता है, संक्रमिका क्या होता है, इकोटोन क्या होता है। ठीक है, संक्रमिका फिर उसके बाद हमने देख लिया, फिर इकोटोन के बाद हमने फिर लिटोरल जोन देख लिया, फिर उसके बाद लिम्नेटिक जोन देख लिया, फिर उसके बाद फोटिक जोन देख लिया, फिर उसके बाद इओफोटिक जोन देख लिया, फिर उसके बाद बेंथिक जोन देख लिया, फिर उसके बाद हमने प्लांट्स का वो क्रम भी देखा था कि कैसे प्लांट्स जो हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, फिर इसके बाद टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, फिर उसके बाद फ्लोटिंग प्लांट्स और इमर्ज्ड प्लांट्स, फ्लोटिंग प्लांट्स और ये सबमर्ज्ड प्लांट्स। तो ये प्लांट्स का क्रम भी हम लोगों ने देखा था। तो इतनी सारी बातें अभी तक हमने कर लिया है, लेकिन जो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है मैंग्रोव, इस पर अभी तक हम नहीं आए। अब हम इसकी बात करते हैं, क्योंकि अब आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। मैंग्रोव क्या होता है? मैंग्रोव, बस आप कुछ मत ध्यान रखिए, बस साधारण सी एक डेफिनेशन याद रखिए कि जैसे ये हमारे इंडिया का कोस्टल रीजन है। ठीक है, ये हमारे इंडिया का कोस्टल रीजन है। ठीक है, ये हमारे इंडिया का कोस्टल रीजन है। ठीक है, ये कुछ ऐसे। अब ये हमारे इंडिया का कोस्टल रीजन हो गया। अब जो ये वाला एरिया है जिसको मैं कलर रंग रहा हूं, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, अब जो ये वाला एरिया है, यहां पर क्या होता है कि सी वाटर है। ठीक है, यहां पर क्या देखने को मिलता है हमको? सी वाटर देखने को मिल गया। और क्या देखने को मिलता है? यहां पर सी वाटर प्लस लैंड का कनेक्शन देखने को मिलता है। सी वाटर और लैंड का मिलन, संगम देखने को मिलता है। तो इसी मिलन पर, इसी संगम पर जो वनस्पतियां डेवलप होती हैं, उन्हीं को मैंग्रोव कहते हैं, उन्हीं को मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। तो सी वाटर प्लस लैंड के कॉम्बिनेशन पर जो वनस्पतियां डेवलप होती हैं, उन्हीं को मैंग्रोव कहा जाता है। तो आप एकदम किताबी भाषा से हट करके एक सामान्य इंसान की तरह सोच करके देखिएगा। बहुत सिंपल टॉपिक है। जब सी वाटर और लैंड आपका मिलना आपस में होता है, तो वहां पर जो वनस्पतियां हमको देखने को मिलती हैं, उन्हें मैंग्रोव कहते हैं। ठीक है, मैंग्रोव हमने देख लिया, इकोसिस्टम ये सब हमने देख ही लिया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि फीचर्स ऑफ द मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स के फीचर क्या हैं। सलाइन एनवायरनमेंट में ये हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने इनकी पहले ही स्लाइड में जब इनके बारे में बात किया, तो हमने देख लिया कि जहां पर सी वाटर और प्लस लैंड का कनेक्शन होगा, सी वाटर प्लस लैंड का जहां पर कनेक्शन होगा, तो वहां की वनस्पतियां क्या कहलाएंगी? मैंग्रोव्स कहलाएंगी। तो यहां पे सलाइन एनवायरनमेंट तो होगा ही, लो ऑक्सीजन होगी, क्योंकि बहुत हाई मात्रा में सॉल्ट देखने को मिलता है, तो लो ऑक्सीजन भी रहता है। ठीक है, लो ऑक्सीजन के चलते ही जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं, क्योंकि जैसे पेड़ है, अब पेड़ में जैसे पेड़ अपने जीवित रहने के लिए, इसको जीवित रहने के लिए
जो होगा ये इसको मतलब ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो अब क्या होगा कि इसकी जो जड़ें होंगी जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो वो जड़ें जो होंगी वो पृथ्वी से, धरती से इस तरीके से निकल निकल करके बाहर आएंगी, इस तरीके से निकल निकल करके बाहर आएंगी, इस तरीके से निकल निकल करके बाहर आएंगी। तो ये जो जड़ें जब निकल निकल करके बाहर आएंगी तो ये बहुत नुकीली जड़ें होती हैं, नुकीली जड़ें होती हैं, ठीक है, नुकीली जड़ें होती हैं, ठीक है। तो ये जड़ें बहुत नुकीली होती हैं। तो अब क्या होता है कि इन्हीं जड़ों से ही ये मतलब पेड़ श्वसन करता है, इन्हीं जड़ों से ये पेड़ श्वसन करता है। अब इन जड़ों को क्या कहते हैं, इन जड़ों को क्या कहते हैं ये जान लेते हैं। इन जड़ों को कहते हैं हैलोफाइटस कहते हैं, हैलोफाइटस। इन जड़ों को क्या कहते हैं, इन जड़ों को क्या कहते हैं, इन जड़ों को हैलोफाइटस नहीं, इन जड़ों को क्या कहते हैं, निमेटोथोर्स कहते हैं। इन जड़ों को क्या कहते हैं, निमेटोफोर्स कहते हैं। इन जड़ों को निमेटोफोर्स कहते हैं, ठीक है। इन जड़ों को क्या कहते हैं, निमेटोफोर्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, इन जड़ों को क्या कहते हैं, निमेटोफोर्स कहते हैं। और इन जड़ों के अंदर जो छिद्र होता है, इन जड़ों के अंदर जो छिद्र होता है उसे निमेटोथोर्स कहते हैं। इन जड़ों के अंदर जो छिद्र होता है उसे निमेटोथोर्स कहते हैं। तो निमेटोफोर्स क्या होता है, निमेटोथोर्स क्या होता है, निमेटोफोर्स क्या होता है कि जैसे ये कोई पेड़ है और इस पेड़ की जो ये नुकीली जड़ें जो निकल के आती हैं इनको निमेटोफोर्स कहते हैं। और इन्हीं जड़ों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके थ्रू श्वसन होता है उनको निमेटोथोर्स कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, निमेटोथोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर THODES आ जाता है, THODES आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो निमेटोफोर्स, निमेटोथोर्स समझ लिए। पीछे की स्लाइड में जो हम बता रहे थे हैलोफाइटस उन पेड़ों के लिए शब्द यूज किया जाता है जो सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं। ऐसे पेड़, ऐसे ट्री जो सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं उनको हैलोफाइटस कहते हैं, उनको हैलोफाइटस कहते हैं। हिंदी में उनको लवणमृदभिद कहते हैं, लवणमृदभिद कहते हैं, हैलोफाइटस कहते हैं, लवणमृदभिद कहते हैं, ठीक है। जो सॉल्ट टॉलरेंट जो ट्रीज होते हैं उनके लिए हैलोफाइटस वर्ड यूज होता है। जो ये जड़ें होती हैं इनको निमेटोफोर्स कहते हैं। इन जड़ों के अंदर जो छिद्र होते हैं उनको निमेटोथोर्स कहते हैं। अब उसके बाद ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करती हैं, हॉट, मडी, साल्टी कंडीशंस होती हैं। अब हम विविपेरस देख लेते हैं। विविपेरस क्या होता है, जैसे आप लोगों ने बहुत बार जैसे कोई फल देखा होगा, अब फल के अंदर जैसे कोई बीज है, अब क्या है कि इस फल के अंदर का जो बीज है यही अंकुरित हो जाता है, कभी कभी आपको देखने को मिलता होगा। तो वही विविपेरी का एग्जाम्पल ये होता है। विविपेरी के तहत क्या होता है कि जब कोई फल फल के अंदर के जो बीज होते हैं जब वो जर्मिनेट हो जाते हैं, जब वो अंकुरित हो जाते हैं तो उसी को विविपेरी कहते हैं। मतलब जैसे समझ लीजिए जैसे ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये कोई पेड़ लगा हुआ है, ये कोई पेड़ लगा हुआ, इस पेड़ में जैसे ये कोई फल आ गया, ठीक है, ये कोई फल आ गया। अब इस पेड़ को जितनी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलनी चाहिए उतनी पर्याप्त मात्रा में जो ऑक्सीजन है वो नहीं मिल पा रही है। तो इस पेड़ पर जो लगे फल होंगे उनके अंदर के जो बीज होंगे वो अपनी तरफ से कोशिश करने लगेंगे कि अपनी सर्वाइव के लिए, अपनी मतलब कि हम बच सके, हम जिंदा रह सके। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये अपने सर्वाइव के लिए ये पेड़ क्या करेंगे, मतलब ये पेड़ के अंदर के जो फल के अंदर के जो बीज होंगे ये अंकुरित होना चालू कर देंगे। तो इसी को विविपेरी कहते हैं, विविपेरी कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जियोग्राफिकल लोकेशन हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। जियोग्राफिकल लोकेशन में जैसे एशिया के अंदर लार्जेस्ट नंबर ऑफ मैंग्रोव्स है वर्ल्ड वाइड में, एशिया के अंदर लार्जेस्ट नंबर ऑफ मैंग्रोव्स है वर्ल्ड वाइड में। और जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया में मैंग्रोव कवर कितना है, 6.8% है। और
इसमें साउथ एशिया में इंडिया का कितना परसेंट रोल रहता है, तो 45.8% जो रोल है इंडिया का है। तो इस वाली स्लाइड पर हमने क्या देख लिया कि एशिया में सबसे ज्यादा मात्रा में मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं, और उसके बाद जो साउथ एशिया में जो मैंग्रोव्स का वर्ल्ड वाइड परसेंटेज देखें तो 6.8% है, और साउथ एशिया में इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो वो 45.8% है। अब उसके बाद इंडिया में मैंग्रोव्स कहां-कहां पर है यह देख लेते हैं। ठीक है, तो इंडिया में जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से जो मैंग्रोव का जो क्षेत्रफल है 4975 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि हमारी कंट्री के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 0.15% है, जो कि हमारे टोटल कंट्री के जियोग्राफिकल एरिया का 0.15% है। सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव देखने को मिलते हैं हाई परसेंटेज में वो वेस्ट बंगाल में देखने को मिलते हैं, फिर उसके बाद गुजरात में देखने को मिलते हैं, फिर उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो सुंदरवन फॉरेस्ट है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब इसके बाद जो भीतरकनिका मैंग्रोव्स है, यह भीतरकनिका मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां पर है, भीतरकनिका मैंग्रोव फॉरेस्ट उड़ीसा में है। यह रामसार वेटलैंड्स के अंतर्गत भी ये साइट्स आती है। फिर उसके बाद गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव्स आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, यह भी मतलब मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और बहुत ये मैंग्रोव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। अब इसके बाद इस मैप में आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। अब इस मैप में सबसे इंटरेस्टिंग चीज आप नोटिस कर पा रहे हैं, इस मैप में आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो मैंग्रोव्स है ना, मैंग्रोव्स हमको केवल कहाँ दिख रहे हैं, कोस्टल एरियाज में दिख रहे हैं। कहाँ पर दिख रहे हैं, केवल और केवल कोस्टल एरियाज में। हमको मैंग्रोव फॉरेस्ट उत्तर प्रदेश में नहीं दिखने लगे, हमको मैंग्रोव फॉरेस्ट हरियाणा में नहीं दिख रहे हैं, हमको मैंग्रोव फॉरेस्ट हिमाचल प्रदेश में नहीं दिख रहे हैं। कहाँ पर दिख रहे हैं, जहां पर कोस्टल एरियाज हैं। क्यों? क्योंकि मैंग्रोव फॉरेस्ट वहीं पर होंगे जहां पर सी वाटर प्लस लैंड का जहां पर कनेक्शन होगा, जहां पर क्या होगा, सी वाटर प्लस लैंड का जहां पर कनेक्शन होगा, वहीं पर हमको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो अगर आपसे एग्जाम में आपको अब लोकेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने कोस्टल एरियाज के जो भी स्टेट्स हैं उनको बस याद करने की जरूरत है, और आप आसानी से टिक कर पाओगे कि कहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जैसे अभी कुछ इंपॉर्टेंट साइट, जैसे उड़ीसा में हमने भीतरकनिका साइट देख लिया, वेस्ट बंगाल में सुंदरवन देख लिया, और इधर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, इसकी अभी जैसे कुछ साइट्स आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे तमिलनाडु में पिचावरम में मैंग्रोव फॉरेस्ट हमको देखने को मिलते हैं। वेस्ट बंगाल में हमको इंडिया का सबसे मतलब ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो वेस्ट बंगाल में ही देखने को मिलता है, यह 42.45% है। फिर उसके बाद गुजरात में, फिर उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, वेस्ट बंगाल में, फिर गुजरात में, फिर उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। फिर उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मैंग्रोव्स का हमारे लिए क्या क्या सिग्निफिकेंस है। ये इकोलॉजिकल स्टेबलाइजेशन देते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब क्या होता है, ये जो है हमारा लैंड वाला इकोसिस्टम है, ठीक है, ये हमारा लैंड वाला इकोसिस्टम है। ये जो हमारा क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ठीक है, ये कौन सा है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ठीक है, एकदम फोकस के साथ सुनिएगा। ये हमारा लैंड वाला इकोसिस्टम हो गया, ये हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया, और यहाँ पर हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट ये खड़े हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वो सॉइल कंजर्वेशन में भी हमारी मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत भारी मात्रा में अपने नीचे मिट्टी को दबाए रखते हैं, मिट्टी की पकड़ को मजबूत रखते हैं। तो ये लैंड से जो सॉइल जो बह के करके आती है, जो सॉइल बह करके आती है, वो इन्हीं मैंग्रोव फॉरेस्ट में ये जमा हो जाती है। यही मैंग्रोव फॉरेस्ट की जड़ों के अंदर वो जमा हो जाती है। तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट हमारे लिए सॉइल कंजर्वेशन में बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग
लोग समझ पा रहे हैं। फिर उसके बाद ये मैंग्रोव फॉरेस्ट हमको साइक्लोन से बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ से एक्वेटिक रीजन से कोई साइक्लोन उठा चला आ रहा है, साइक्लोन उठा चला आ रहा है, अब क्या हुआ कि मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है इसकी जो गति है, इसकी जो स्पीड है साइक्लोन की, इसको कम कर देंगे, इसको कम कर देंगे, जिससे जो हमारे लैंड एरिया में जो हमारी जो वनस्पति है, जो लोग रह रहे हैं, जो जीव जंतु जो कुछ भी रह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है ये मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट हमको साइक्लोन से भी प्रोटेक्ट करते हैं, ज्वार भाटा से प्रोटेक्ट करते हैं, टाइड से मैंग्रोव फॉरेस्ट हमको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और कोस्टल स्टेबलाइजेशन देते हैं कि मतलब जो तटीय रेखा है, समुद्री तटीय रेखा, इसमें एक स्थायित्व प्रदान करते हैं। ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन में भी मदद करते हैं, क्योंकि जो इसकी जड़ें होती हैं ये जो वाटर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करती हैं, क्योंकि ये जो मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं जो और भी उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी, तो इस तरीके से जो वाटर क्वालिटी होती है वो इंप्रूव होती है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देख सकते हैं कि ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये ब्लू कार्बन को स्टोरेज करते हैं। जैसे क्या होता है, जनरली कोई भी फॉरेस्ट हो तो फॉरेस्ट को फैक्ट्रीज ऑफ द कार्बन बोला जाता है। अब क्या होता है, ये जो फैक्ट्रीज ऑफ द कार्बन जो हमारे ये फॉरेस्ट हैं, अब ये फॉरेस्ट जब ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है तो ये क्योंकि सी वाटर प्लस लैंड के एरिया में आते हैं, तो ये क्या होगा, जितना ब्लू कार्बन होगा, ब्लू कार्बन ऐसा कार्बन जिसकी प्रेजेंस जो है वो वाटर में है, वाटर में जिसकी प्रेजेंस है। ठीक है, तो ऐसा ब्लू कार्बन को ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये ब्लू कार्बन को स्टोर करके रख लेते हैं, ब्लू कार्बन को स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी, इसके अलावा ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमने आपको शुरू में ही बता दिया, क्योंकि ये दो इकोसिस्टम, एक तो लैंड इकोसिस्टम और एक एक्वेटिक इकोसिस्टम के एकदम एक्वेटिक इकोसिस्टम के इकोटोन पर देखने को मिलते हैं। अब ये वर्ड्स आप फैमिलियर हो पाए इस वर्ड से कि इकोटोन क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो मैंग्रोव वर्ड जो ये मैंग्रोव से हमको ये इकोटोन में संक्रमिका वाले रीजन में देखने को मिलते हैं। अब संक्रमिका वाले रीजन में हमने ऑलरेडी देख लिया है कि यहाँ पर हमको एज इफेक्ट देखने को मिलता है, और एज इफेक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर जो स्पेसीज होंगी वो लैंड वाले इकोसिस्टम के कंपैरिजन में और एक्वेटिक इकोसिस्टम वाले इकोसिस्टम के कंपैरिजन में यहाँ पर जो इकोटोन में जो स्पेसीज होंगी वो ज्यादा मात्रा में होंगी, और इसी को एज इफेक्ट कहते हैं। तो ये मतलब ऑटोमेटिकली हम समझ सकते हैं कि ये कितना बायोडाइवर्सिटी के लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल है, और वहां पर बहुत सारी मतलब जो जीव जंतु हैं उनके लिए, ये बर्ड्स के लिए, फिशेस के लिए एक मतलब बहुत सारे उनके खाद्यान्न पदार्थों का ये एक बहुत बड़ा सोर्स है ये मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे लिए इस तरीके से बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अब इनको क्या क्या मैंग्रोव फॉरेस्ट को क्या क्या थ्रेट्स क्या क्या हैं, क्या क्या ये थ्रेट्स फेस कर रहे हैं। तो अब जैसे क्या है, जैसे ये मैंने बताया है कि कोस्टल एरियाज और लैंड के मतलब एक इकोटोन एरिया में ये मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। तो अब क्या होता है, जो कोस्टल एरियाज में क्या होता है कि राइस की फार्मिंग करनी है, पाम ऑयल की फार्मिंग करनी है, या कोस्टल एरिया को डेवलप करना है, हमारा जो समुद्री तट है बहुत अच्छा दिखे, ये सब हो। और तो लोग क्या होता है, कभी कभी मैंग्रोव फॉरेस्ट को एक गंदगी के रूप में देखने लगते हैं, कि जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट से बहुत सारी पत्तियां गिर गई या बहुत सारा कीचड़ या इस तरीके का, तो ये गंदगी नहीं है, ये हमारा एक इकोसिस्टम ही पूरा का पूरा है। और कभी कभी क्या होता है, डेवलपमेंट के नाम पर बहुत सारे मैंग्रोव फॉरेस्ट को काट दिया जाता है, राइस और पाम ऑयल की फार्मिंग के नाम पर बहुत सारे मैंग्रोव फॉरेस्ट को काट दिया जाता है, और तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के चलते भी इनको बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाई जाती है। तो इस तरीके की जब एक्टिविटीज होती हैं, जब कमर्शियलाइजेशन ऑफ द कोस्टल एरियाज का होने लगता है, तब मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट देखने को मिलती है, इनको भारी मात्रा में काटा जाता है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट भी आई है, यूनेस्को की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 5 गुना ज्यादा रफ्तार से मैंग्रोव फॉरेस्ट डिसअपियरिंग हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, मतलब
नहीं दिख रहे हैं, 5 गुना ज्यादा रफ्तार से, 3 से 5 गुना ज्यादा, 3 to 5 टाइम्स फास्टर डिसअपेयरिंग हो रहे हैं। ठीक है, ये यूनेस्को का कहना है, तो इस पर बिलीव किया जा सकता है। और इस तरीके से हमारी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोस्टल एरियाज में जो मैंग्रोव्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, इसीलिए इनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अब हम देखते हैं कि मैंग्रोव कवरेज जो है वो कितना है। तो मैंग्रोव कवरेज हम देख सकते हैं कि 1% ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, लेस देन 1%, मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जितना है उसका 1% नहीं है मैंग्रोव्स, तो इतनी इनकी कमी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम देख सकते हैं कि इसमें मैंग्रोव फॉरेस्ट में हमको सॉइल रिलेटेड जो इशू था वो हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बहुत लोगों का इंटरफेयर मैंग्रोव्स में देखने को मिलता है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मैंग्रोव्स के कंजर्वेशन को लेकर के क्या किया जा रहा है यह जान लेते हैं। मैंग्रोव्स के कंजर्वेशन को लेकर के एक मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मैंग्रोव इकोसिस्टम, ये सोसाइटी हमें देखने को मिलती है जो मैंग्रोव्स का मतलब मैंग्रोव्स को कंजर्व करने के लिए काम कर रही है। 1990 में यह सोसाइटी इस्टेब्लिश हुई थी और प्रॉपर इसका मोटिव ही यही है कि प्रमोट द स्टडी ऑफ द मैंग्रोव्स विद द पर्पज ऑफ इनहेंसिंग देयर कंजर्वेशन, कि इसकी स्टडी को प्रमोट करना है, इसके कंजर्वेशन को प्रमोट करना है। तो ये इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मैंग्रोव इकोसिस्टम का ये मोटिव है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो ऊपर हमने देखा कि यूनेस्को की डेजिग्नेटेड साइट्स, यूनेस्को की तरफ से मैंग्रोव्स साइट्स मतलब दी जाती हैं कि ये यूनेस्को की तरफ से, जैसे कोई मैंग्रोव साइट है तो उसको यूनेस्को के अंतर्गत ले लिया जाता है, तो उसका कंजर्वेशन इस तरीके से भी किया जा रहा है, यूनेस्को साइट के अंतर्गत ले लिया जाता है, फिर उस तरीके से उसका कंजर्वेशन किया जाता है। फिर उसके बाद ब्लू कार्बन इनिशिएटिव देखने को मिलता है, एक इसके कंजर्वेशन से रिलेटेड, कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे ब्लू कार्बन इनिशिएटिव है जो मतलब IUCN के द्वारा और इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन यूनेस्को के द्वारा। तो कभी कभी एग्जाम्स में आपसे जैसे पूछ सकता है कि मतलब ब्लू कार्बन इनिशिएटिव किसके द्वारा मतलब यह इनिशिएटिव लिया गया, तो यह इनिशिएटिव IUCN के द्वारा और कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा और इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन यूनेस्को के द्वारा, तो इन 3 के द्वारा ब्लू कार्बन इनिशिएटिव किया जा रहा है। और फिर इसके बाद यूनेस्को के द्वारा मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि मैंग्रोव्स के बारे में लोग जाने, मैंग्रोव्स को सुरक्षा प्रदान करें, इसके लिए 26 जुलाई को यूनेस्को के द्वारा अवेयरनेस फैलाने के लिए मैंग्रोव्स इकोसिस्टम को प्रोटेक्शन देने के लिए मतलब मैंग्रोव डे, अवेयरनेस अबाउट मैंग्रोव्स ऐसा करके 26 जुलाई को सेलिब्रेट भी किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद एक और इनिशिएटिव है जो IUCN और UNDP का ज्वाइंट इनिशिएटिव है, मैंग्रोव्स फॉर द फ्यूचर इनिशिएटिव। मैंग्रोव्स फॉर द फ्यूचर इनिशिएटिव पर पिछले कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आया, तो यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह IUCN और UNDP का एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है और इसमें इंडिया भी हमारा मेंबर, इसमें इंडिया भी हमारा मेंबर है। बांग्लादेश, कंबोडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार